नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ सपा सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। अभी सबसे पहले एक अभी दुर्घटना हुई है हमारे देश में, विमान क्रैश हुआ है। उसके बारे में पहले सर से पहले पूछेंगे कि ये कितना बड़ा हादसा और क्यों हुआ। जी बताऊँ। देखिए, जहाँ तक हादसे की बात है, हादसा तो हादसा है। क्यों हुआ इसके डीजीसीए जांच कर रहे हैं और जांच आने के बाद ही पता लग पाएगा। पर बड़ा दुखद हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, ये दुखद है। यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई उन पर अमित शाह जी ने वितरण किया, अपना घोषणा दी है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया है। तो उन्होंने अपनी रैली में ये कहा था कि जो पिछली सरकार थी उनमें भ्रष्टाचार था, पैसे से पुलिस की भर्ती होती थी। आप इस बात को कैसे कहेंगे? ये केवल मिथ्या आरोप लगाते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। आज इन्होंने ये भर्ती रैली का जो आयोजन किया है, भर्ती हुई थी, इनके नियुक्ति पत्र इनके घर चले जाते, जो इनविटेशन दिए उसमें आते। ये जो पैसा खर्च हुआ इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये पैसा को उड़ता भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से क्या खर्च? बाप राजनीतिक भाषण देंगे, समारोह सरकारी करेंगे, ये तो राजनीतिक बेईमाना है। और इन्हें इस तरह के आरोप लगाने की आदत पड़ गई। अभी ये समाजवादी पार्टी का भूत इनके सिर से उतरता नहीं दिखता। इन्हें पता है कि 27 में फिर समाजवादी पार्टी आ रही है, इसलिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। जब दीवा बुझता है तो एक बार भभकता है। अब ये भभक रहे, प्रदेश में बुझ रहे हैं। आपने ये पता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, गठबंधन रहेगा जब भी बनाएगी। और समाजवादी पार्टी सदा कोशिश करती है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके विरोध सभी समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के चलें। गठबंधन करना ना करना ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी का काम है, वो उनके ऊपर मुनस्सर करेगा जो दूसरी पार्टी के जो दूसरे सहयोगी हैं। परंतु उनकी सोच सदा सकारात्मक रही है, पर सरकार समाजवादी बना रही है। गठबंधन होगा तब भी, और परिस्थिति जो भी होगी, और सरकार हमारी बनेगी। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार बना रहे हो, और लगातार अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि हम 2027 में सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो योगी जी कहते हैं कि सपा जैसी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी, माफिया लोग बढ़ जाएंगे। 11 साल पहले योगी जी सरकार इस प्रदेश में नहीं थी, 7 साल पहले, तो तभी प्रदेश में आम आदमी नहीं रहता था। ये तो कहने की बात है। अब गुंडई ज़्यादा है, उस समय गुंडई कम थी। जैसे लगातार बिल्डोजर चल रहे हैं किसी के घर पे, तो वो सही है या गलत है? देखिए, हमारे देश में संविधान का राज है, और संविधान में कानून अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना करती है, कार्यपालिका अपना करती है, विधायिका अपना काम करती है। अब हम न्यायपालिका का काम भी करने लगे हैं, तो ये विधायिका को किसी ने अधिकार नहीं दिया। और हम लोग संविधान का राज चाहते हैं, संविधान के राज के प्रतिकूल काम करते हैं। आप बड़े वरिष्ठ और सीनियर नेता हो सपा पार्टी के। मेरा जानना ये 2027 में जब आप इलेक्शन लड़ोगे तो किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ोगे? मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, एंटी करप्शन मुद्दा रहेगा, जो लोगों के साथ जायती हो रही वो मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा, किसान का मुद्दा रहेगा। बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। दिन पहले किसानों के ऊपर जो लगातार आपने मुजफ्फरनगर में राकेश डकैत जी की पगड़ी उछाली गई थी, तो उसमें आपने साथ दिया, पार्टी ने साथ दिया था। तो वो हमला कैसे हुआ और कैसे हुआ था, किन लोगों ने किया था? अभी तक उसकी जांच हो पाई है, नहीं हो पाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राकेश टिकैत, उनका संगठन, वो स्वयं और उनका परिवार सदैव किसान की लड़ाई लड़ते रहे, और किसानों की पगड़ी उछालने का काम सरकार करती रही है। चाहे पंजाब में डल्लेवाल जी का हो, चाहे हरियाणा बॉर्डर पर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 750 किसानों की शहादत हुई थी, चाहे दिल्ली में हो और चाहे मुजफ्फरनगर में हो। ये तो किसानों की पगड़ी पहले से उछालते रहे। भाजपा सरकार का यही काम है, और क्या काम है। और जो हुआ था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मुकदमा चलना छोड़िए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या इलेक्शन में इसकी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगी जाएगी? देखिए, वैसे तो हमारे देश को अपनी सेना पर गर्व है। जब आज के प्रधानमंत्री राजनीति में नहीं थे,
चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, जब भी कोई बात भारत की सेना की तपस्या परीक्षा का समय आया, सेना उस पर सोने की तरह खरी उतरी है। हमारी सेना का शौर्य और साहस अतुलनीय है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और हर देशवासी को उस पर गर्व है। अब सेना के करत को अगर कोई राजनीतिक करत समझ ले तो इससे बड़ा तो घिनौना अपराध कुछ हो नहीं सकता। हमें तो शर्म आती है, जहाँ देश के सैनिक का फोटो होना चाहिए वहाँ हंसते हुए एक पार्टी के नेता का फोटो लगा दिया गया हर पेट्रोल पंप पर, हर गैस एजेंसी पर, हर रास पर। अरे लगाइए उन बहादुर जवानों का फोटो, चाहे नौसेना का हो, चाहे वायुसेना का हो, चाहे थल सेना का हो, जो अपनी प्राण की आहुति लगाकर इस देश की रक्षा करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से हम आराम से चैन की बांसुरी बजा करके सोते हैं। अब ये इसको अभी राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। इतना ज़रूर है कि शर्म आती है जब हमारी बीएसएफ के जवानों को इधर से उधर जाने के लिए टूटी हुई बोगी की ट्रेन दे दी जाती है। जो जवान हमारी सुरक्षा करते हैं उनके आराम का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हम उन्हें अच्छी ट्रेन मुहैया नहीं करा पाए, अपने फोटो जरूर लगाते हैं खिलखिलाते हुए, और हम क्या करें। राजनीति को आप कैसे देखते हो? ये जातिवाद में अब बढ़ चुकी है या? देखिए, राजनीति में राजनीतिक आदमियों की कमी होती जा रही है और उसका खमियाजा ये होगा कि राजनीति में ठेकेदार आ जाएंगे, आपराधिक व्यक्ति आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे और राजनीतिक लोगों को कमी सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नर्सरी थी राजनीति की, राजनीति में विधायक राजनीति जो थी असेंबली और पार्लियामेंट की, उसमें लोग या तो लोकल बॉडी से आते थे, उसमें आपने सबके नॉमिनेशन कैंसिल करने शुरू कर दिए, या कोऑपरेटिव आंदोलन से आते थे, आपने कोऑपरेटिव के चुनाव को समाप्त कर दिए, या स्टूडेंट यूनियन से आते थे वो आपने ख़त्म कर दिया, लेबर यूनियन से आते थे वो ख़त्म कर दिए। तो आपने चारों नर्सरी समाप्त कर दी। अब कहाँ से नेता आएंगे? नेता को फैक्ट्री में थोड़ा ही बनते हैं। नेता तो सड़क पर तप कर के नेता बनता है, लोगों के बीच में रह कर के नेता बनता है। आप बीच में रहने का मतलब है आप सरकार की आलोचना जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। आपातकाल से बुरा हाल है यूपी में तो। जैसे कि बता दो रहा हूँ, सब जगह यही है। आप एक बयान दे दो, मुजफ्फरनगर में, मेरे शहर में, मेरे ज़िले में 2 आदमियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए देशद्रोहिता के। अदालत या तो ये निकाल दिए गए, देशद्रोहिता का बनता ही नहीं। उस पर कोई कार्रवाई, ऑब्जेक्शन कुछ निकाले किसने? क्या ऑब्जेक्शन करा? देखिए, पुलिस अधिकारी जानता तू सांप्रदायिकता फैलाने का काम करा, तेरे नंबर बढ़ेंगे, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। आज तो पुलिस अधिकारी सांप्रदायिकता का विष घोलने में लगे हैं और लिखा जाता है बाकायदा कि कुछ संगठनों के दबाव में आकर के एक्सीडेंट की FIR को कत्ल में तरमीम कर दिया गया। बताइए, इससे बड़ी शर्म की और कोई बात होगी? आदमी एक बार ये भेजते हैं 151 में और फिर कहते हैं धार्मिक संगठनों के दबाव में देशद्रोहिता का मुकदमा लगा दिया गया। अब जब धाराएं दबाव में लगेंगी तो विवेचना तो दबाव में होंगी। और मैं तो ऐसा भी उदाहरण जानता हूँ, एक मामले में 188 में इन्होंने चार्जशीट अदालत में भेजी। वो कालातीत थी, टाइम बाउंड बाहर थी, टाइम से बाहर थी। फिर बाद में उसमें 143 और 141 और लगा करके दोबारा भेज दी, धाराएं बढ़ा के भेज दी। तो ये तो इस तरह के काम करते हैं। तू मुसलमान इंसान है, लेकिन उसको क्यों बांटा जा रहा है? सिर्फ राजनीति के तौर पे सभी लोग बांट रहे हैं। नहीं, सब नहीं बांट रहे, राजनीति हम भी कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू हूँ और मेरा मुसलमान सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान। और आप ज़रा इतिहास को उठा करके देखिए, आप प्रेस के साथी हो। जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान ने एतबार किया जवाहरलाल नेहरू पर, गांधी पर एतबार किया, गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू पर एतबार किया,
फिर कांग्रेस पर एतबार किया, इंदिरा जी पर एतबार किया, बहुगुणा जी पर एतबार किया, हमारे यूपी की बात करें चरण सिंह पर एतबार किया, मुलायम सिंह यादव जी पर एतबार किया, अब अखिलेश जी पर एतबार किया। इन्हों मुसलमान तो एक भी नहीं, सारे हिंदू थे। मुसलमान ने जिसे अपना रहबर चुना वो हिंदू था। आज़ाद देश की मिसाल है। तो आप कैसे कह रहे हैं उनके ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये नहीं, ये मिथ्या आरोप है। ये तो आम हिंदू आम मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। आम मुसलमान और आम हिंदू एक दूसरे से उसी तरह संबंध है जिस तरह पहले से थे। कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं, मानसिकता उनकी खिलाफ है, और वो उन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ रहा करते थे, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो इस तरह की बात करते रहे, उनको याद नहीं करता। आपकी नज़र में बेहतर नेता कौन, इंदिरा गांधी या मोदी जी? इसमें कोई बात नहीं, नो डाउट इंदिरा जी आज द बेस्ट लीडर। इंदिरा जी ने मोदी जी से बहुत अच्छी नेता थी, इसमें कौन सा डाउट है भाई? 2029 के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मैं तो चाहूँगा अखिलेश जी बने। अब बने ना बने तो समय बताऊंगा, एमपी जिसके जीत का होंगे वो बनेगा। पर हमारी राय में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतरीन कोई उम्मीदवार है ही नहीं। अब की बार बड़ी मेहनत करी थी अखिलेश यादव जी ने, 37 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं। भाजपा के संगीनों के साए के बाद अगर इंडिपेंडेंट चुनाव आ जाते तो 65 जीत करके आते। सर ईवीएम का क्या इशू होता है? ईवीएम में कुछ है? मेरी अगर ईवीएम में कुछ नहीं है तो बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराते? विपक्ष मांग करे सर, कर रहे हैं मांग, हम तो रोज करते हैं। सुनते क्यों नहीं सर आप? अब कोई बात किसी और की सुनी हो वो बता दो मुझे। ये तो जितनी सुनते हो जुमलेबाजी की सुनते हैं। आपके मुजफ्फरनगर में गेहूं को उसकी गन्ने की ज़्यादा फसल होती है, तो गन्ने का सही रेट मिलता होगा? नहीं, लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता, कहीं भी नहीं मिल पाता लाभकारी मूल्य। तो शुगर मिल सब चालू है सर, प्राइवेटेशन है या गवर्नमेंट है शुगर मिल? नहीं, गवर्नमेंट का तो है नहीं हमारे यहाँ कोई, एक कोऑपरेटिव का है, बाकी सब प्राइवेट है। आपकी नज़र में बेहतर किसान नेता कौन, राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत जी? राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी में बेहतर किसान यूनियन के अध्यक्ष जो किसान नेता हैं वो कौन है? देखिए, उनका अपना संगठन है किसान यूनियन। मैं उस किसान यूनियन में मुझे क्लासिफिकेशन करने का कोई अधिकार नहीं। लगातार जाते नहीं, मैं मेरे पारिवारिक संबंध उनसे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें लाइक करता हूँ, समर्थक हूँ, वो दूसरी बात है। परंतु मैं उन भाइयों में ये तय कर दूँ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये तो कोई बात नहीं। बड़े नरेश टिकैत जी, छोटे राकेश टिकैत जी, दोनों अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बल्कि अगली पीढ़ी भी काम कर रही है। गौरव भी बेचारा लगा रहता है, गौरव टिकैत भी, चरण सिंह भी लगा रहता है, सारा परिवार किसान की लड़ाई लड़ता है। नरेंद्र भी लड़ता है, सुरेंद्र भी लड़ता है, सब लड़ते हैं। मेरा अब लास्ट सवाल है आपसे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जयंत चौधरी जी के बारे में क्या हो गया? जयंत चौधरी अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे नेता के कुल से हैं और मंत्री है प्रदेश, ये हिंदुस्तान की सरकार में। साथ तो आपके तो लड़े थे? नहीं, ऐसा है, देखिए, ये तो भाई नीतीश कुमार तो कई कन्वीनर थे, वो भी चले गए। यार आप सारे प्रेस वाले जयंत को पूछो, नीतीश को कोई सा नहीं पूछता। देखिए, जयंत की जहाँ तक बात है, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने का। वो व्यवहार कुशल, पढ़े लिखे, अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीति में आदमी की 10 मजबूरी होती है निर्णय लेने की। हो सका उन्होंने किसी मजबूरी वश से निर्णय लिया होगा, अपनी पार्टी के मालिक है, जैसे चाहे वैसे जा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका हमेशा सम्मान किया है, और चूँकि चरण सिंह जी के नाम की पार्टी है। घर वापसी हो सकती है? देखिए, कुल और जल को मिलते को देर नहीं होती। तो हो सकता है। मैंने कहा ना, वो तो उनके, देखिए वो क्यों आएंगे, वो क्यों आएंगे? वो सरकार में है, सरकार चला रहे हैं, वो क्यों आएंगे? आपकी बातचीत नहीं हुई? आपके तो अच्छे संबंध। संबंध मेरे, देखिए, दोस्ताना तो है नहीं, क्योंकि आयु में बहुत अंतर है, उम्र में। और भाई वो नेता के परिवार है, नेता है हमारे, मैं सम्मान करता हूँ उनका। वो भी अदब करते हैं, हमारे साथ हमेशा सम्मान से पेश आते हैं।
पर मैं कभी इस बारे में राजनीतिक चर्चा कभी नहीं करते। वो हमसे जब भी मिलते हैं राजी खुशी पूछते हैं, सब बात करते हैं, तो हम भी उनसे पूछते हैं। उसमें कोई व्यवहारिक आदमी, व्यवहारिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप